morning students. This is part 3rd of chapter 1st, reproduction in plants. Before we start, we have gone through the agent of dispersal of seeds, dispersion of seeds, artificial reproduction कि किस तरीके से प्लांट प्रोड्यूस होता है, एक नेचुरली होता है, एक आर्टिफिशियल वे में होता है। अब इसमें हम कुछ देखेंगे क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग क्या होता है? क्रॉप मीन्स खेती करना, यानी किसी फसल को एक बड़े एरिया में उगाना ताकि उससे किसान की कुछ कमाई हो जाए और लोगों की खाने की पूर्ति भी हो जाए, तो इसे हम कहेंगे क्रॉप फार्मिंग। तो हमारे सबको पता है कि हमारे देश में, खासतौर पे इंडिया में, ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन है वो खेती का ही है। मतलब आज का इंसान खेती पर ज़्यादा निर्भर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी कंट्री, अब इनको खाना देने के लिए हमें अनाज तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उस अनाज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फार्मिंग करनी पड़ती है। इसे हम कहते हैं क्रॉप फार्मिंग। अगर क्रॉप फार्मिंग देखें तो इसकी डेफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स कंजप्शन और अदर कमर्शियल यूज कॉल्ड द क्रॉप फार्मिंग। यानी क्रॉप फार्मिंग क्या होता है कि ये प्रैक्टिस होती है किसकी? प्लांट को कल्टीवेट करने की, प्लांट को लगाने की बहुत बड़े एरिया में, ताकि उससे हमें फूड मिले और उस फूड का यूज़ हम इंसान अपने लिए भी करें और एनिमल्स के लिए भी हो, या फिर हम बड़े स्केल पर देश को भी वो चीज़ सप्लाई कर सकें। इसे हम कहते हैं क्रॉप फार्मिंग। क्लियर? क्रॉप फार्मिंग क्या होती है? एक प्रैक्टिस होती है जो बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, जिसमें इंसान बहुत सारी क्रॉप्स एक बड़े एरिया पे उगाता है, और इसका उगाने का मकसद क्या होता है कि एनिमल को और इंसान का खुद का खाना पूरा हो जाए, और अगर बच रही है तो कमर्शियल पर्पस पे उसको बेच भी सकता है, तो इससे उसकी अर्निंग भी हो जाएगी, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे क्रॉप फार्मिंग। अब क्रॉप फार्मिंग में कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। मतलब जब हम किसी खेत में, किसी एरिया में क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं, ये सब प्रोसेस को हम बोलते हैं कल्टीवेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कल्टीवेशन। अब ये जो कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है, तो खेती से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कि कल्टीवेशन की, तो कल्टीवेशन में हम लोग मेन जो मौसम होता है उसके हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हम अलग खेती करते हैं, ठंड का मौसम है ठंड के मौसम में अलग खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी के मौसम में भी हम लोग जो ठंड वाली चीज़ें वो उगा रहे हैं, उगेंगी नहीं, और उग भी आएंगी तो उसमें फ्रूट्स नहीं निकलेंगे। तो गर्मी वाली चीज़ें अलग होती हैं, ठंडी वाली चीज़ें अलग होती हैं। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमने क्रॉप को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है कि ये जो क्रॉप होती है ज़्यादातर विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। मतलब जो ठंड का मौसम होता है उसमें ये क्रॉप ग्रो की जाती है, या फिर अगर हम पूरी क्रॉप की बात करें कि कब ग्रो की जाती है, कब इसकी कटिंग होती है, तो ये सब जो प्रोसेस होता है ये होता है नवंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक। इस ड्यूरेशन में, मतलब नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर बीज बो जाते हैं, फसल तैयार होती है, फसल की कटिंग करते करते अप्रैल मंथ आ ही जाता है। तो ऐसी जो क्रॉप होती है इसे हम कहते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बहुत सी चीज़ें हमने देखी होंगी, जैसे हम बर्दी की बात करते हैं। बर्दी, उसके बाद बर्दी मीन्स वो जौ हो गया। उसके बाद मस्टर्ड की बात करते हैं। मस्टर्ड भी किस में आती है? रबी क्रॉप में ही आती है। वीट है वो भी रबी क्रॉप में ही आती है। ग्राम्स होते हैं, चने वगैरह होते हैं, ये भी रबी क्रॉप में आते हैं। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? रबी क्रॉप की। और ये किस सीजन में हम लोग इसको यूज करते हैं? विंटर सीजन में, यानी नवंबर से लेके अप्रैल तक का सीजन होता है इस रबी क्रॉप का। दूसरा है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? ये ज़्यादातर जून से अक्टूबर के बीच में यूज की जाती है, यानी जून में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटिंग होती है। तो इस टाइप की जो क्रॉप होती है इसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। तो अभी ये खरीफ क्रॉप की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बाजरा देखा होगा, बाजरा होता है। उसके बाद फिर राइस होता है, राइस मीन्स चावल, पैडी जिसे कहते हैं। उसके बाद मेज होती है, मक्का, ये भी इसी सीजन में आती है खरीफ क्रॉप में, यानी जून में इसकी बुआई होती है। लगभग ही बारिश का सीजन होता है तो उसमें इनकी बुआई होती है,
और उसकी कटिंग होती है अक्टूबर तक। उसके बाद कॉटन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के। अच्छा, वेजिटेबल्स की भी अलग अलग सीजन में वेजिटेबल्स भी अलग अलग सीजन में ग्रो की जाती हैं। अगर हम बात करें कि समर की वेजिटेबल्स, तो समर की वेजिटेबल्स समर में यूज़ होती हैं और विंटर की वेजिटेबल्स विंटर में आती हैं। तो अगर हम समर की बात करें कि समर में कौन कौन सी वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, तो जो समर में यूज़ होने वाली वेजिटेबल्स है वो है भिंडी, ब्रिंजल, गाठ, ये सब क्या है, समर की वेजिटेबल्स हैं। और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में जो वेजिटेबल्स आती है वो ज़्यादातर आती है, कैरेट आती है, रेडिश भी आती है, मूली देखी होगी, उसके बाद कैबेज भी आती है, पीस आती है, बीन्स आती है, पोटैटोज आती हैं, सब किसकी है, विंटर की वेजिटेबल्स होती हैं। तो विंटर में हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट इज ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है, जब हम फ्रूट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स वाले जो पेड़ होते हैं, इनको हम बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं और फिर उनसे फ्रूट्स को लेते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्किड्स। चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, बड़े बड़े बाग होते हैं इनके, जैसे आम हो गया, आम का एक ऑर्किड होता है, एप्पल हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनको हम ऑर्किड कहते हैं। मतलब फ्रूट्स को एक बहुत बड़े एरिया में हम लोग ग्रो करते हैं ताकि उससे हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिल सकें, तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्किड्स। अब ये अलग अलग सीजन में ये जो ऑर्किड होता है हर सीजन में अलग अलग होता है भाई। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विंटर में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समर में आते हैं। मिट्टी पर भी डिपेंड होता है कि भाई वहाँ की मिट्टी कैसी है, मौसम पर भी डिपेंड होता है। अब जैसे कश्मीर में जो एप्पल होता है वो हम आगरा में तो ग्रो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ना वहाँ की मिट्टी है ऐसी और न वहाँ का मौसम हमारे पास ऐसा है, और जो यहाँ चीज़ें ग्रो होती हैं वो वहाँ जाके ग्रो नहीं कर सकते। तो वहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, सॉइल के अकॉर्डिंगली हम ऑर्किड्स को लगाते हैं। उसके बाद जब फार्मर खेती करता है, यानी जब फार्मर खेती करता है तो खेती करना इतना आसान नहीं, तुमने देखा होगा कि 3-4 महीने तो उसको लगते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसने बीज डाल दिए और कुछ समय बाद उसमें क्रॉप निकल आए, उसको कटिंग करनी नहीं, उसके लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है उसे खेती करने के लिए। सबसे पहले तो उसको मिट्टी को उसको ठीक करना पड़ता है, मिट्टी में हल लगाना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, फिर वो मिट्टी का थोड़ा सा ढेर बना के उसके ऊपर फिर बीज लगाए जाते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें होती है, किसान सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम करता रहता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो क्रॉप फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें से तो सबसे पहले तो यही है कि वो हल चलाता है उसमें, जिसे हम प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग की वजह से क्या होता है कि नीचे की जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है, ऊपर से मिट्टी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम प्लांट्स लगाएंगे तो उन प्लांट्स की जगह को थोड़ा अंदर तक जाने में बहुत मदद मिले और उनको सांस लेने में भी आसानी हो और पानी भी खूब अंदर तक चला जाए। उसके बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइजर लगाते हैं उसमें। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। मैन्योर होते हैं ये ज़्यादातर जो देखा हुआ किसान भाई लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ अगर एनिमल्स होते हैं या फिर जो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं उनको इकट्ठा करके गड्ढे में डालते रहते हैं, जब वो अच्छे से तैयार हो जाती है तो उसको खेत में डाल देते हैं। तो ये मैन्योर होता है। फर्टिलाइजर ज़्यादातर जो होते हैं केमिकल चीज़ों से बने होते हैं, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजर का भी यूज़ करता है। उसके बाद जब वो खेती में ये सब चीज़ें डाल देता है उसके बाद फिर उसको सीड्स डालने होते हैं। अब सीड्स भी वो ऐसे वैसे सीड्स नहीं डालेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे सीड्स डालेगा तो फसल अच्छी होगी, और अगर वो सीड्स खराब डाल रहा है तो उसकी फसल ही अच्छी नहीं होगी। तो किसान को ये भी बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है कि भाई अच्छी फसल के लिए उसको अच्छे सीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे सीड्स की पहचान बहुत तरीके से कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि उसको टाइम टाइम पे पानी देना है। अगर वो पानी नहीं देगा तो फसल तैयार ही नहीं हो पाएगी, और अगर जो तैयार हुई है तो सूख जाएगी, इसलिए उसको पानी देना पड़ता है कुछ रेगुलर इंटरवल के टाइम, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट होता है जब वो फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद जब फसल तैयार होती है, फसल उगने लगती है, तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। और ऊपर से ये क्या करते हैं, फसल की जितनी भी न्यूट्रिशन होती है सबको वो खा लेते हैं। तो इसलिए टाइम टाइम पे इन प्लांट्स को निकालना भी ज़रूरी होता है, जिसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं। इसमें हम केमिकल का भी यूज़ करते हैं, और किसान कभी कभी अपने हाथों से ही इन चीज़ों को निकालता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ही अटैक कर देते हैं फसल पे, कुछ फफूंद लग जाते हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो उनको टाइम टाइम पे देखते रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का वो यूज़ करता है।
उसके बाद जब फसल पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर वो कटिंग करता है। तो जब ये इसकी कटिंग करता है तो उसे एनिमल से भी उनको बचाना पड़ता है कि भाई अगर फसल हो रही है तो कहीं कोई एनिमल उसमें ना घुस जाए, तो उस एनिमल से उनको बचाना पड़ता है। तो इनको मतलब फसल के लिए उसको रात में वहीं सोना पड़ता है कि कहीं कोई गलती से कोई दूसरा एनिमल ना घुस जाए इसमें और फसल पूरी खा ले। या फिर कभी ऐसा होता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो ये सब चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद वो चिड़ियों से भी उनको बचाना पड़ता है, क्योंकि जैसे इसमें सीड्स डेवलप होने लगते हैं चिड़िया उनको खाने लग जाती हैं, तो सीड्स को हमें चिड़ियों से भी बचाना पड़ता है। और ये सब चीज़ें करने के बाद आखिर में जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो उसे वो जितनी उसकी ज़रूरत होती है, उसकी फैमिली को ज़रूरत होती है साल भर की, उतनी वो फसल रख लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा होती है फिर वो मार्केट में बेचता है। तो इस तरीके से उसको एक फसल पैदा करने के लिए, तैयार करने के लिए उसे कम से कम 3-4 महीने का टाइम चाहिए और उसके बाद उसको उतनी मेहनत भी देनी पड़ती है। तो हमें हमेशा किसान की जो मेहनत है इसका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये तुम्हें सेल्फ करनी है, ट्राई करना है कि तुम इसमें से कितना कर सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है तुम लोगों को, और बाकी नहीं आ रहा है तो उसके लिए आई विल हेल्प यू।